नमस्कार दोस्तों, 22 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल सेंसस के डाटा को लेके। बेसिकली ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि दुनिया भर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया भर में, वो पॉलिटिक्स करती रहती हैं कि कास्ट सेंसस कराओ, कास्ट सेंसस कराओ। तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, जहां जहां पे भी इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे इस बात की डिमांड हो रही है कि कास्ट सेंसस करो। कुछ रीजनल और रिलीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं कि धर्म के नाम पे सेंसस करवाओ, बट एक्चुअली में जो सेंसस होता है हर 10 साल पे, वो कंडक्ट कराया नहीं जा रहा है। उसके फिगर्स को प्रॉपर तरीके से पब्लिश नहीं किया जाता है। उसके फिगर्स को पॉलिसी मेकर्स इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में। तो जो चीज सच में यूजफुल है उसके फिगर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पब्लिश नहीं करवा रहे हो, ठीक से उसको कंडक्ट नहीं कर रहे हो। जो चीज आपके पॉलिटिकल गेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसके चक्कर में यहाँ पे बवाल मचा पड़ा है कि कास्ट सेंसस करवाओ। तो ये ठीक नहीं है। और सेंसस डाटा किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी यहाँ पे भी पॉइंट दिए गए हैं। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पे देखेंगे। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा आर्टिकल है ये सेंसस वाला, एक बहुत सेंसिबल आर्टिकल है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पॉलिटिशियंस कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जो चीज सही में करनी है वो करते नहीं है, और जो नहीं करनी है जब इलेक्शन वाले आने वाले होते हैं तो सब करना शुरू कर देते हैं। एक आर्टिकल, चाइना ने जो टेक सेक्टर के ऊपर एल्गोरिदम्स की रेगुलेशन करने की कोशिश की है, इसके ऊपर है। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा अलग तरीके से डिस्कस करूं, चूंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा वो है एग्री एक्सपोर्ट बास्केट को लेके। इंडिया अपने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है, ठीक है भाई, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं। अभी ये वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स या कह लीजिए सेकेंडरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स क्या है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को लेके, हम इसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड व्हाट अमेंडमेंट्स नीड टू बी डन, ये सब यहाँ पे बताया गया। तो ये भी मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा आर्टिकल है, अच्छे स्टैटिस्टिक्स आपको इस आर्टिकल से मिल जाएंगे। प्लस एक स्टेट स्पेसिफिक आर्टिकल है आज, मैं इसको डिस्कस करूंगा। द्रविडम 2.0 की बात हो रही है। एक्चुअली में तमिलनाडु में आप देखो तो वेलफेयर मेजर्स के रिस्पेक्ट में तमिलनाडु को काफी आगे माना जाता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। बट एक्चुअली में वेलफेयर इंडिकेटर्स किस प्रकार से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कलिया रसन साहब ने। अगर इनकी बात की जाए ऑथर की, तो ही इज फुल ब्राइट नेहरू पोस्ट डॉक्टोरल फेलो एट वॉटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स, ब्राउन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली में तमिलनाडु में जो आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप उनके वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो उतनी इक्वालिटी और उतना इंक्लूसिवनेस नजर नहीं आती तमिलनाडु सोसाइटी में जितनी बाकी जगहों से दिखती है। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कंपेयर करोगे तो हर चीज बेटर दिखेगी। तो कुल मिला के जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ तमिल लीडर्स थे और जो सेकंड जनरेशन ऑफ तमिल लीडर्स थे, इसमें क्या फर्क है और सेकंड जनरेशन ऑफ तमिल लीडर्स को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे व्यू पॉइंट दे रखे हैं। इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है गुजरात की पॉलिटिक्स को लेके। ये जो गुजरात में नया कैबिनेट बना है, इस कैबिनेट के बनने के प्रोसेस को जब डेसिफर किया गया तो पता चला कि बीजेपी की जो एलीट लीडरशिप है, जिसमें मोदी जी आते हैं, शाह जी आते हैं, वो ओवरऑल गुजरात की पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुजरात के पहले के दिग्गज लोकल लीडर्स थे उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है इस बार के कैबिनेट फॉर्मेशन में। तो कैसे गुजरात के ऊपर जो बीजेपी के एलीट लीडर्स हैं वो अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोकल रीजनल लेवल पे जो गुजरात के एलिमेंट्स हैं जो कि ओवरऑल हमारे लीडर्स मोदी जी और अमित शाह की ताकत को कम कर सकते हैं, उनको दबाया जा रहा है। इस प्रकार के कुछ व्यू पॉइंट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने दिए हैं, तो आप एक बार देख लो, आपको भी ठीक ठाक समझ में आया। ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स देखिए, आज की डेट में जो हमारी सेंट्रलाइज बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, कंसेंट्रेट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, हम ये डिस्कस कर लेंगे जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बाय वैक्सीन प्रोडक्शन को लेके इंडिया का ये जो डिसीजन है वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको बताने की कोशिश की गई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो ब्लिट्स ट्यूब ने हमको ज्वाइन किया है, ब्लिट्स ट्यूब। देन सेलिब्रेशन ऑलवेज ने हमको ज्वाइन किया है। प्रिया बी ने हमको ज्वाइन किया। प्रिया बी का ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रिया बी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन मुकुल भोला ने हमको ज्वाइन किया है। अंतरिक्ष श्रीवास्तव ने हमको ज्वाइन किया है। देन सिल्विया नंदा गवाली ने हमको ज्वाइन किया है। देन रॉयल सिद्धू एंड सन्स ने हमको ज्वाइन किया, रॉयल सिद्धू एंड सन्स ने। देन उसके बाद JBZ ने हमको ज्वाइन किया है, JBZ। देन तमन्ना दहिया का स्वागत हम कर चुके हैं।
उसके बाद तानी मान ने हमको ज्वाइन किया। तो तानी मान, JBZ, रॉयल सिद्धू एंड सन्स, सिल्विया नंदा गवाली, देन अंतरिक्ष श्रीवास्तव, मुकुल भोला, प्रिया बी, second month as a member, Celebration Always and Blitz Tube. I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for helping me be competitive. अभी क्या है कि मेंबर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ सोचा है, जल्दी ही MCQs प्रोएक्टिव लेवल पे मैं मेंबरशिप ओनली वीडियोस में डालना शुरू करूंगा। अभी तो खैर ऑलमोस्ट अब प्रीलिम सर पे आ ही गया है, कोर्स भी काफ़ी हद तक मैंने आगे बढ़ा ही दिया है, धीरे धीरे करके चीज़ें और आनी अब शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म होगा मेंबर्स ओनली वीडियोस प्रोएक्टिव बेसिस पे आनी शुरू होंगी। तो चालू करते हैं आज के अपने डिस्कशन को। सबसे पहले जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है भाई चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट्स बास्केट। एग्री एक्सपोर्ट्स बास्केट को बदलना क्यों जरूरी है, इसको देखेंगे। अगर वीडियो पे लाइक का बटन ना दबाया तो दबा दो दोस्तों। चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसकी PDF मिल जाएगी। गॉट इट। अब यहां पे बोला गया है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अगर बात करिए तो भारत सरकार का टारगेट है कि भाई 2022 तक इंडिया $60 बिलियन के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करेगा। चलिए अच्छी बात है। अब जब बात आती है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की तो प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब आप बोलोगे प्रोसेस्ड फूड का क्या लॉजिक है सर, तो अब समझो, अगर आप गांव में कभी किसी खेत के फील्ड में गए हो और जब राइस पैदा होता है, राइस की पैदावार के पास जो बिल्कुल रॉ राइस आपके सामने आता है ना, आप उसको खा नहीं पाओगे। उसको प्रोसेस करने के बाद जब वो आपकी प्लेट तक पहुंचता है ना, उसका टेक्सचर बदल चुका होता है और जो फाइनल राइस आप खाते हो ना, वो आपको एडिबल लगता है। अगर आप बिल्कुल रॉ राइस खाने चले जाओगे ना गांव साइड के इलाकों में, आप खा ही नहीं पाओगे इसको। तो जो बीच की प्रोसेसिंग के थ्रू आपकी फाइनल थाली तक जो राइस पहुंच रहा है वो काफी प्रोसेसिंग के थ्रू पहुंचता है। तो फूड प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रोसेसिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग, एक होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग को कभी कभी आप वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग भी बोल देते हो। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं होता है, ठीक है। अभी गेहूं तो आप सीधे खा नहीं सकते हो, तो छोटे में क्या होता था, मेरी मम्मी मेरे को 15-15 या 20-20 किलो के बोरे दे देती थी, जाओ उसको पिसा लो चक्की पे। तो मैं जाता था, गेहूं को आटा में पिसवाता था, फिर उस आटे को गूंथ के हम लोग अपनी रोटी आटे वगैरह बनाते थे। तो अब गेहूं हम नहीं खा सकते, तो जो रॉ प्रोडक्ट आ रहा है वो गेहूं है, वो एडिबल नहीं है, उस गेहूं को नहीं खाया जा सकता। बट गेहूं पीस के जो आटा बनता है, वो आटे को आप फिर रोटी में कन्वर्ट करके खा सकते हो। तो ये नॉन एडिबल से एडिबल बनाने का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस, इसको आप प्राइमरी प्रोसेसिंग बोलते हो। उसके बाद होती है एक वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग। इसी अनाज को इस्तेमाल करके और इसमें कुछ मक्का और दूसरे प्रकार के मिलेट्स वगैरह डाल के आप ब्रेड बना देते हो। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में ब्रेड बिकती हुई मिलती है ना, ये क्या है, ये वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग है, जिसको आप सेकेंडरी प्रोसेसिंग भी कभी कभी बोलते हो। तो एग्रीकल्चर में दो प्रकार की प्रोसेसिंग आती है। जो हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, जो हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए वैल्यू एडेड प्रोसेस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनफैक्ट इंडिया में इसी वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। हमारे देश में अगर आप बात करो तो अगर एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो टोटल इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में 11% कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें से मेजरली एक्सपोर्ट हो रहे हैं प्राइमरी प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल कमोडिटी, क्योंकि सेकेंडरली प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में हम इंटरनेशनल मार्केट में उतनी अच्छी तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पाते। उसके बाद देखिए क्या बताया जा रहा है, इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय फोकसिंग मोर ऑन वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स रेदर देन प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। दोनों के बीच का फर्क मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ब्रेड का बीच का फर्क और आटे के बीच का फर्क आपको पता ही चल गया। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। 2015-16 से लेकर 2019-20 तक जो एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड इंक्रीज हुआ है $17.8 बिलियन से $20.65 बिलियन पे। मतलब सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि देखिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर में आपने गेहूं उगाया, फिर उसकी थ्रेशिंग की, हार्वेस्टिंग की, सोइंग की, ये सब प्राइमरी एग्रीकल्चर में आ जाता है। एक बार फूड क्रॉप मार्केट में आ गई तो उसको प्रोसेस करके जबरदस्त प्रोडक्ट्स में बदलना, तो बढ़िया बढ़िया ये बासमती राइस के पैकेट पैक होके आपके घर में आ जाते हैं, न्यूट्री वाले बिस्कुट्स आ जाते हैं, ये सब आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ही फॉर्म है, बट सेकेंडरी प्रोसेसिंग के फॉर्म आते हैं। बिस्कुट इंडस्ट्री, जितने भी आपको फूड प्रोडक्ट्स दिखते हैं, ये सब क्या है,
सेकेंडरी एग्रीकल्चर के पार्ट है। इसके बीच में बहुत बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इस प्रकार के प्रोसेस फूड को हमारे इकोनॉमी में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और हम बढ़ाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए भी हैं। और अगर इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ती है, खासकर ये सेकेंडरी वैल्यू एडेड वाली आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेस इंडस्ट्री बढ़ती है, तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और हमको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर आप देखो तो इंडिया का एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट बास्केट है ना, इट इज चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कमोडिटीज टू नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस फूड। ठीक है भाई, ट्रेडिशनल कमोडिटीज टू नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस फूड। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बासमती राइस की बात करो तो बासमती राइस इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी है, लेकिन अभी हमने ये देखा है कि नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2020-21 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया 13.09 मिलियन टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस, जिसकी मार्केट वैल्यू थी $4.8 बिलियन। और इससे एक साल पहले जो नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट था वो था 6.9 मिलियन टन्स। इनफैक्ट 6.9 मिलियन टन्स था पिछले 5 साल का एवरेज, जिसकी वैल्यू थी $2.7 बिलियन, लेकिन 2020-21 में पहुंच गया 13.09 मिलियन टन्स, 4.8 बिलियन। ऐसा नहीं है कि नॉन बासमती राइस प्रोसेस नहीं था, प्रॉपर प्रोसेस था। अब आप बोलोगे सर बासमती राइस में नॉन बासमती राइस में क्या प्रोसेसिंग होगी, तो मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट रिच पाउडर होता है उसको राइस के शेप में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको राइस के बाकी दानों के साथ मिला दिया जाता है, या फिर इसी प्रोडक्ट को राइस के दानों के ऊपर छिड़क दिया जाता है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये दाने राइस के ऊपर चिपक जाएं, ताकि आप जब खाओ तो आपके अंदर प्रोटीन चला जाए। फिर अगर आप बात करो तो इंडिया का जो बफेलो मीट है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में तगड़ी डिमांड है, क्योंकि इंडिया का जो बफेलो मीट है एक तो लीन है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे जो बफेलोज है उनको इंजेक्शन दे दे के बड़ा नहीं किया जाता है। दूसरा, ओवरऑल यहाँ की जो बफेलोज है उसमें जो फैट कंटेंट है कंपेरेटिवली कम होता है, तो उसके चलते वो हेल्दी होता है बफेलो मीट। और इस प्रकार का बफेलो मीट वियतनाम, हांगकांग और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में बहुत मेजर स्केल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में तो लोग बफेलो उतना नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर के देशों में बहुत खाते हैं। बफेलो को इंडिया में बीफ बोला जाता है, हालांकि बीफ मेजरली काऊ का मीट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, और इंडिया में वो बैन है। ओके, और बाहर के देशों में तो भाई बहुत नॉर्मल है। आगे बात की जाए तो 2020-21 में पोल्ट्री, शीप और गोट मीट, कैश्यू कर्नल्स, ग्राउंड नट्स, गुआर गम, कोकोआ प्रोडक्ट्स, इन सब की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड क्वांटिटी ये घटी है। खास बात यह है कि इंडिया प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट के मार्केट में compete नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि इंडिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस निकल के आता है इन फूड प्रोडक्ट्स का, वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे जो मार्केट्स है अर्जेंटीना जैसे, ब्राजील जैसे, उनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते बिकते हैं, यूएस जैसे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने हाई लेवल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी वाइज बेचें और उसके साथ साथ उसके दाम भी कम होने चाहिए। अगर दाम ज्यादा हो गए तो इंटरनेशनल मार्केट में उस पर कोई खरीदेगा नहीं। तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है ना हमारी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपेंड द एक्सपोर्ट बास्केट so that instead of primary products the export of higher value items include perishables and processed foods be increased। तो भैया प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बजाय पेरिशेबल और प्रोसेस फूड्स जैसे हाई वैल्यू आइटम्स को हम एक्सपोर्ट कर पाएं, इसका कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को डाइवर्स करने की जरूरत है, एक्सपेंड करने की जरूरत है। और सबसे खास बात यह है कि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जहां पे हमारा खाना जा रहा है, वहां की कंट्रीज जो हमारे ऊपर टैरिफ मेजर्स लगाती हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स लगाती हैं, उनको भी रुकवाने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमारा सामान, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खासकर प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर फूड बाहर के देशों में एक्सपोर्ट होता है, तब होता क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स लगाई जाती हैं। जैसे कि प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन, में नीला नीला हो रहा, थोड़ा चेंज करता हूं। जैसे कि प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन बाय एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। तो अगर इंडिया को अपना कोई एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट भेजना है, मान लो यूएसए, मान लो बफेलो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में एक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी पहले इसका प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन करवाएगी। अभी प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन में खर्चा आता है। फिर भाई जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़े भी स्पाइसेस डाले गए हैं, उनको स्पाइसेस बोर्ड का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अब ये स्पाइसेस बोर्ड का सर्टिफिकेशन लाना आसान नहीं होता है। एक कंपनी जो रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स को बेच रही है और उसके अंदर स्पाइसेस डाल रखे, तो हो सकता है उसने स्पाइसेस मार्केट में खरीदे हो, तो अब ये स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेके आओ कि ये एडिबल है, ये सब चीजें हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी के एक्सपोर्टर्स ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर भाई लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी एक रीजन है। लैक ऑफ अ प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक रीजन है।
prohibition of import of meat and dairy based products in most of the developed countries। तो भैया बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में मीट और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट को नहीं अलाउ किया जाता है इंपोर्ट। अगर आप देखिए तो इंडिया के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूजीलैंड और यूके जैसे मार्केट्स में बिकने मुश्किल हो जाते हैं, रीजन बीइंग कि उनके क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग है। फिर अभी रिसेंटली जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का जो आप कह सकते हो लेवरेज था इंडिया के पास, वो यूएस ने हमसे छीन लिया। डोनाल्ड ट्रम्प के समय पे न्यूज आई थी कि जीएसपी के रजीम से इंडिया को बाहर निकाल दिया गया है, तो इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि निल इंपोर्ट ड्यूटी पे या कम इंपोर्ट ड्यूटी पे यूएस के अंदर एंट्री मारते थे, अब वो नहीं मार पाते। फिर कभी कभी कुछ एडिशनल हेल्थ सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। ओके, तो इन सब चीजों के चलते हमारे जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आसानी से इंटरनेशनल मार्केट्स में, फॉरेन कंट्रीज में नहीं बिक पाते। तो उसके चलते किया क्या जाए? सेंटर की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को नर्चर करिए, मतलब ओवरऑल उनकी मदद करिए कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करें, ग्लोबल फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे लेके आए। और ये तभी हो सकता है जब सरकार उनको दम से सब्सिडी दे और ओवरऑल उनके कॉज को फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट भी करे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश से कुछ किया ही नहीं जा रहा है ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे फ्रूट्स के एक्सपोर्ट्स को बहुत प्रोएक्टिव बेसिस से इंडिया से आप कह सकते हो कि इनकरेज किया जा रहा है। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है जो है अपेडा। ओके, अपेडा नाम का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ बता दिया, इस आर्टिकल में पॉइंट नहीं दे रखा है। तो अपेडा देखिए जीआई सर्टिफाइड जामुन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फल और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मीट्स के एक्सपोर्ट को इंडिया से मतलब सपोर्ट करता है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके स्टॉल्स लगवाना, इंडिया के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, ये सब अपेडा बहुत मेजर स्केल पे कर रहा है। बट और भी यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो रेप्यूटेड इंडियन ब्रांड्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए भारत सरकार को कि वो प्रोसेस्ड फूड्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट करें, ठीक है ना, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोडेक्स के साथ कॉम्प्लाई करते हैं। इंडियन कंपनीज को कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर, ग्लोबल फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट मार्केट को टैप किया जा सके। और इसके लिए हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ये सब बातें यहाँ पे अच्छी अच्छी बताई जा रही हैं। अब कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, देखिए इंप्रूवमेंट है बट इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल है। अब ये बड़ी चीजें हैं, इनमें समय लगता है। अब कितना समय लगता है ये टाइम आने पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं द्रविडम 2.0 has a time to reflect for action. Even as the DMK government celebrates the movement's icons, it must address the newer challenges of the time. देखिए, अभी जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की सरकार है ना तमिलनाडु के अंदर, वो अपने आइकन्स को सेलिब्रेट करे, जैसे पेरियार ईवी रामास्वामी साहब, सीएन अन्नादुरई, एम करुणानिधि। तो इनको रिन्यूड जील से याद किया जा रहा है। अब यहाँ पे बातचीत करने की जरूरत यह है कि जो पुरानी लीडरशिप थी आपकी तमिलनाडु की, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, और ये जो नई लीडरशिप है, इसके बीच में फर्क क्या है। अब आपको समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आप पूरे देश की बात करो तो पूरे देश में लगभग 50% या उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु की बात करोगे तो तमिलनाडु की वर्कफोर्स का 30% से कम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तमिलनाडु एक हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स आपकी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है, लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ अच्छी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो क्वांटिटेटिव कंसर्न्स ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल पे तो हमने ध्यान दिया है, मतलब तमिलनाडु ने ध्यान दिया है। तो बहुत सारे लोग तमिलनाडु के कॉलेजेस में पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने जा सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे बनवाए गए हैं, लोगों को नौकरियां दी गई हैं। कास्ट के हिसाब पे लेबर हटा के वेज के हिसाब से लेबर किया गया कि हाँ भाई आप इंडस्ट्रीज में जाके काम करो, आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन ये सब क्वांटिटेटिव है, ठीक है, आपको नंबर्स में ये बहुत बड़ा दिख जाएगा, लेकिन क्वालिटी मिसिंग है यहाँ पर। अब बात आ जाती है क्वालिटी की, तो देखते हैं। चलिए, कम से कम तमिलनाडु में क्वांटिटी तो है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाओगे तो आपको क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी, क्वालिटी तो दूर की बात हो गई। फिर यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे द ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रोक द ऑक्यूपेशनल बेसिस ऑफ कास्ट by converting caste labor into wage labor, but did not create enough decent jobs, with casual jobs being the predominant option outside agriculture. तो भले ही तमिलनाडु की जो सरकार है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस उन्होंने कम की है। बहुत सारे लोगों को कास्ट के आधार पे नहीं और वेज के आधार पे नौकरियां मिलती हैं। वो कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो नौकरियां मिल रही है ना, वो डिसेंट नहीं है, कैजुअल टाइप की जॉब्स हैं। तो सुबह गए, दिहाड़ी मजदूरी की, एक दिन की, 3 महीने बाद उस नौकरी से निकाल दिया जाए।
तो बहुत ही टेम्पररी टाइप की जॉब्स मिल रही हैं, कैजुअल जॉब्स मिल रही हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अगर लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को देखा जाए 2018-19 का, तो 62% ऑफ द वर्कर्स आर इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड 82% ऑफ द वर्कफोर्स इन तमिलनाडु इज नॉट कवर्ड बाय एनी सोशल सिक्योरिटी। तो 62% तमिलनाडु के वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, 82% वर्कफोर्स के पास किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें ये बताती हैं कि भले तमिलनाडु में आपने क्वांटिटी में नौकरियां क्रिएट कर दी हैं, बट क्वालिटी में वो अभी भी बहुत नीचे है। फिर जिनके पास रेगुलर जॉब्स और स्टेबल इनकम भी है, उसमें से भी 75.2% का कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जब जॉब्स में रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कल की डेट में अगर एम्प्लॉयर निकाल दे तो फिर वो एम्प्लॉय क्या करेगा? फिर क्या बताया जा रहा है? दिस इनफॉर्मेलिटी and resultant wage inequality are arguably a product of poor quality of education that the state has built in the last 3 decades. अब साथ बात यह है कि अब यहाँ पे तमिलनाडु की थोड़ी बुराई होने लगी है। मतलब ये जो इनफॉर्मेलिटी और रिजल्टेंट वेज इनइक्वालिटी है कि भाई ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, जो इस वर्कफोर्स को पैसे मिल रहे हैं वो थोड़े कम मिल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो भी एजुकेशन इस पर्टिकुलर लॉट को मिला है वो एजुकेशन इनफ नहीं है। अब बात आ जाती है एजुकेशन की। तमिलनाडु को यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेशन में पायनियर समझा जाता है। ओके, अब खास बात यहां पे ये कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करोगे ना तो बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। क्या तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा है? अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट है 2019-20 की। तो 2019-20 में जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया इसका लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो कुछ भी स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में उससे क्या सीखते हैं, ये लर्निंग आउटकम बताता है। तो साउदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु सबसे नीचे है। केरला, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं उसमें तमिलनाडु सबसे नीचे आता है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग आउटकम्स फॉर 2019-20 इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। मतलब क्लास 8 में तमिलनाडु में पढ़ने वाले बच्चे को देखो तो 1 in 4 मतलब 4 में से 1 को क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ना नहीं आएगा। मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट सिंपल डिवीजन नहीं कर सकते तमिलनाडु के अंदर। ओके, और सबसे खास बात यहां बताई जा रही है कि सिंस लर्निंग आउटकम्स डिटरमिन हु गोस टू व्हाट कॉलेज, दिस इन टर्न रिफ्लेक्ट्स इन लेबर मार्केट आउटकम्स। तो आप कौन से कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है वो इनफ नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो लेबर मार्केट आउटकम हिल जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको अपने ही दोस्त का एक इंस्टेंस बताता हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, मतलब मेरा दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बीएचईएल में, तो उसके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास 2 डिप्लोमा होल्डर्स आए, वो 2 डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग करके आए थे, ठीक है। और मेरा दोस्त वहां पे एक डिप्लोमा इंजीनियर की कैपेसिटी में काम कर रहा था। वैसे तो वो इंजीनियर था बट पहले वो बीएचईएल में डिप्लोमा इंजीनियर की तरह लगा। अब उसके नीचे 2 इंजीनियर्स काम करने आए जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर काम करते थे। उसने उससे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का एक बेसिक सवाल पूछा, वो नहीं बता पाए। तो आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने कोई दूसरी टेक्निकल पढ़ाई कर ली, इस ये इनफ नहीं है। आपको ग्राउंड लेवल पे चीजें करना आना चाहिए, आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, और वो चीज इंडिया में कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब अगर हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट की बात की जाए तो तमिलनाडु में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 51.4% का। अगर ऑल इंडिया एवरेज देखोगे अगर आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का तो 27.1%, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं केवल 27.1% हायर एजुकेशन प्रोसेस में इनरोल्ड है, लेकिन तमिलनाडु में 51.4% इनरोल्ड है, ठीक है। तो भले ही जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है तमिलनाडु का वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी तमिलनाडु की जॉब मार्केट में क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है, इसके रीजंस क्या हैं? तो भाई खास बात यह है कि तमिलनाडु के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस मशरूम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के अंदर हायर एजुकेशन में सब सरकारी कॉलेज भरे हैं, ज्यादातर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और इन प्राइवेट कॉलेजेस को पढ़ने के लिए तमिलनाडु के जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो देश में जितने भी एजुकेशन लोन्स लिए जाते हैं ना उसके 1/5 लगभग 20% से ज्यादा तमिलनाडु में लिए जाते हैं। तो हमारे जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 2013-14 में और लगभग आप कह सकते हो 2015-16 में, तो 2013-14 से लेकर 2015-16 तक देश में जितने भी एजुकेशनल लोन्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन के लिए उसके 20% से ज्यादा तमिलनाडु के अंदर लिए गए। अब सरकारी कॉलेज होगा तो उतना लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी प्राइवेट कॉलेज में तो लोन ही लेना पड़ेगा ना, लाखों में फीस होती है, तो कैसे भरेगा आदमी। तो तमिलनाडु में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा है हायर एजुकेशन में, लेकिन ज्यादातर ये जो एनरोलमेंट है वो प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहा है, सरकारी कॉलेजेस में नहीं हो रहा है। और खास बात ये कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना,
Many of them do not meet the prescription of All India Council of Technical Education in terms of infrastructure, qualified teaching staff और syllabi. तो एक ऐसा कॉलेज जो कि बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ AICTE को पूरी नहीं कर रहा है और वहां पे अगर किसी को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है और वो एजुकेशन लोन लेके पढ़ रहा है, उसके बाद कुछ सीख नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब यही बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर निकलेंगे और एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे तो उनको ज़्यादा रुपए की तनख्वाह मिलेगी नहीं, क्योंकि तनख्वाह स्किल पे डिपेंड करती है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है, स्किल पे डिपेंड करती है। आज की डेट में तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट में बिना स्किल के नहीं मिलता है, आपको कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे वो ये है कि लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव किया जाए और डिस्पैरिटीज, इनइक्वालिटी को हटाया जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। ओके, ताकि ये जो बच्चे हैं जो कि अपनी फैमिली से पहली बार पढ़ के बाहर निकलते हैं, नौकरियां वगैरह ढूंढते हैं, उनको जब नौकरी मिलती है तो उतनी क्वालिटी की नहीं मिल रही है। 10 आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को 8,000 की नौकरी दोगे, आप 5,000 की नौकरी दोगे प्रति महीने की, क्या मतलब है? 10-12,000 15,000 तो वैसे ही मिल जाते हैं आज की डेट में। फिर पब्लिक हेल्थ की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु को अपने पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए भी जाना जाता है, सोशली इंक्लूसिव हेल्थ पर्सनल्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो कि पायनियर है प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज में। जबरदस्त प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इनफैक्ट बहुत हद तक मेडिकल सर्विसेज को कॉर्पोरेटाइज करने में तमिलनाडु ने काफी एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो मेडिकल फैसिलिटीज तमिलनाडु के अंदर भी बहुत हद तक प्राइवेट है। अगर आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 75th राउंड 2017-18 का देखोगे तो जो एवरेज मेडिकल एक्सपेंसेस थे हॉस्पिटलाइजेशन के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तमिलनाडु में, वो गुजरात महाराष्ट्र से ज्यादा थे। इनफैक्ट एवरेज मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल इन तमिलनाडु 35,581। तो एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट निकल के आती है तमिलनाडु में 35,581 रुपए, जो कि गुजरात महाराष्ट्र से ज्यादा है। और ऑल इंडिया जो एवरेज है ना प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन का 31,845, उससे भी ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे कि कोविड मैनेजमेंट तमिलनाडु का बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी तमिलनाडु का अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी तमिलनाडु नोवल कोरोना वायरस के आउटब्रेक को रोक नहीं पाया, मॉर्टेलिटी को कम नहीं कर पाया। जो पब्लिक को वैक्सीनेट करने के जो एवेन्यूज थे वो बहुत कम थे, बहुत इनएडिक्वेट थे। केस फैटिलिटी रेशियो अगर आप देखोगे तमिलनाडु का तो वो आंध्र प्रदेश से ज्यादा और केरला का दुगना है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। केरला और महाराष्ट्र में जो पब्लिक हेल्थ है वो काफी हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है। तमिलनाडु में चीजों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है, बट तमिलनाडु में जब से 2016 से आप देखोगे कि अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस भी नहीं करवाए गए। तो कुल मिला के तमिलनाडु का रिकॉर्ड जितना अच्छा नजर आता है उतना अच्छा है भी नहीं। अगर साउथ इंडिया में अगर आप आंध्र प्रदेश और केरला से कंपेयर करते हो तमिलनाडु को, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में तमिलनाडु पीछे छूट जाएगा। प्लस ओवरऑल अगर स्टेट में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली इंक्रीज्ड वुमेन पार्टिसिपेशन है तमिलनाडु के अंदर। 15 से 59 एज ग्रुप में जितनी भी वुमेन है आपकी तमिलनाडु में, ओके, तो 42% वर्कफोर्स वुमेन है। अब ये बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप देखोगे तो गुजरात में 34% वर्कफोर्स वुमेन है। महाराष्ट्र जैसे एडवांस्ड स्टेट्स जहां पे काफी मॉडर्निटी आ गई है, यहां पे भी 41.3% वुमेन वर्किंग फोर्स में आती हैं। मतलब अगर 100 लोग वर्कफोर्स में है तो उसमें से 41.3 वुमेन है। और तमिलनाडु में 42% वर्कफोर्स वुमेन है। ओके, तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली एन इंप्रूवमेंट। अगर आप वुमेन का पार्टिसिपेशन देखो नॉन फॉर्म सेक्टर में तमिलनाडु में, तो आपको नजर आएगा कि 61% है, गुजरात में 34%, महाराष्ट्र में 35%। तो इस हिसाब से अगर आप पार्टिसिपेशन देखते हैं वुमेन का तो डेफिनेटली तमिलनाडु में वो ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए नॉर्मल थिंग। मतलब वुमेन के अगेंस्ट बहुत नॉर्मल बेसिस पे वायलेंस होता है। बहुत सारे स्टेट से वायलेंस तमिलनाडु में ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट तमिलनाडु में है 45%। और आपको पता है बिहार में भी 45% है। ऑल इंडिया लेवल पे डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट है 33% पे। इससे बहुत ज्यादा है तमिलनाडु के अंदर 45% पे। मतलब तमिलनाडु के अंदर वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस नॉर्मल है। वुमेन भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं, 70% वुमेन इस बात को एक्सेप्ट करती हैं और 63% इसको जस्टिफाई करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भले ही वुमेन को जॉब वगैरह के मार्केट में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, बट उनके अगेंस्ट वायलेंस भी हो रहा है। तो इसको आप मॉडर्निटी नहीं बोल सकते। प्लस वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो अभी जो 234 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, केवल 12 लेजिस्लेटर्स वुमेन है। ओनली 5% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज वुमेन, बाकी सब मेल डोमिनेटेड है। तो कुल मिला के वुमेन एम्पावरमेंट जितनी दिखती है उतनी है नहीं। प्लस अगर आप फिजिकल जस्टिस की बात करो तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो
तमिलनाडु का बहुत कम है, 8.7%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। ज्यादातर जो पैसा तमिलनाडु की सरकार कमाती है वो तस्माक से कमाती है, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शराब वगैरह बेचता है। शराब के बेचने की जो शॉप्स है ना, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हैं। कुल मिला के जो अमीर लोग हैं वो करप्शन करके यहाँ पे ज्यादा पैसा टैक्स वगैरह नहीं देते हैं। तो अब ये जो द्रविडियन पार्टी से जो नई द्रविडियन लीडरशिप आई है मिस्टर स्टालिन के अंदर, जरूरी ये है कि तमिलनाडु को एक सक्सेसफुल स्टेट बनाने के लिए क्वांटिटेटिव बेसिस पे काम करे। टैक्स कलेक्शन के लिए जो हायर क्लास के लोग हैं, जो बहुत सारा पैसा कमा के दबा के बैठे हैं, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और सच में तमिलनाडु को इक्विटेबल बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए। तो काफी डिटेल में तमिलनाडु से रिलेटेड हमने आर्टिकल देखा। मुझे एक्चुअली में आर्टिकल काफी अच्छा लगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए थे, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात की गई थी। दैट इज व्हाई आई डिस्कस्ड इट। आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ वेलकम डिसीजन। वैक्सीन प्रोडक्शन मस्ट बी रैम्प्ड अप टू सस्टेन एक्सपोर्ट्स एंड मीट डोमेस्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए इंडिया ने एक वेलकम मूव लिया है। ह्यूज वैक्सीन इनइक्वालिटी चल रही है दुनिया में, और अक्टूबर से इंडिया ने कहा है कि हम कोविड-19 की वैक्सीन को एक्सपोर्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर आप देखो तो मिड अप्रैल में ही इंडिया ने अपने वैक्सीन एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया था। बंद करना जरूरी भी था। हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव ने बवाल मचा रखा था, सरकार को लोग इतना गिड़गिड़ा रहे थे, लोग मर रहे थे, तो वैक्सीनेशन इंडिया में तेज करनी जरूरत थी, तो हमने तेज कर दी। लेकिन अब फिर से वैक्सीन मैत्री शुरू हो रहा है, और यहां से वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी किसको? ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्लेटफॉर्म कोवैक्स को प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, इनको भी यहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी। जो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो 16 जनवरी को चालू हुआ था। उसके बाद भूटान, मालदीव्स को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वैक्सीन भेजी गई, लेकिन मिड अप्रैल से वैक्सीन बंद कर दी गई है। मिड अप्रैल तक इंडिया ने लगभग 20 मिलियन डोजेस दी थी कोवैक्स को। 20 मिलियन मतलब लगभग 2 करोड़ डोजेस दी थी कोवैक्स को, और लगभग 11 मिलियन डोनेट की गई थी, और 36 मिलियन डोजेस 26 कंट्रीज को बेची गई थी। मतलब 3 करोड़ 60 लाख डोजेस बेची गई थी। आप कह सकते हो 1 करोड़ 10 लाख डोनेट की गई थी, और 2 करोड़ डोजेस कोवैक्स को दी गई थी। ठीक है भाई। लेकिन फिर नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ सेकेंड वेव के दौरान बढ़ने लगे। वैक्सीन की सप्लाई डोमेस्टिक डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी। इंडिया में हार्डली 10-15 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था, तो उसके चलते इंडिया में चीजें दी जाने लगी। अच्छा, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की वजह यह थी, आप देखोगे कि 2020 के एंड में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को बनाना शुरू कर दिया था, और वैक्सीन की एक्सपायरी होती है 6 महीने की। तो अब वैक्सीन एक्सपायर ना हो जाए तो इससे अच्छा उसको एक्सपोर्ट कर दो। बाकी जनवरी फरवरी के समय पे जब वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर शुरू हुआ था, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो उतने फोर्थ कमिंग नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए, जल्दी वैक्सीन ले नहीं रहे थे, वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम थी। तो शुरुआत में सरकार वैक्सीनेशन दे भी रही थी, तब भी लोग ले नहीं रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि जितनी बचनी कम से कम उनको एक्सपोर्ट ही कर दो। ये किसी को भी नहीं पता था कि इतनी खतरनाक सेकेंड वेव आ जाएगी, कि ओवरऑल इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पहले से पता होता तो शायद तेजी से वैक्सीन करी जाती है। हालांकि उसके बाद से आप देख रहे हो कि अब वैक्सीनेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लोगों को वैक्सीन मिल जा रही है, और वैक्सीन की डिमांड भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ी है। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा के लोग एलिजिबल थे, और 1 मई से 18 साल से ज्यादा के लोग एलिजिबल थे वैक्सीन लेने के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ बड़ी शानी निकली, उन्होंने भर भर के वैक्सीन अपने पास रख ली, अपने वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज किया। इंडिया ने भी भाई अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए। तो जो कोवैक्स फैसिलिटी थी उसके पास ज्यादा वैक्सीनेशन जा नहीं रही थी। अब इससे हुआ क्या? हुआ यह है कि आज तक जितने भी 6 बिलियन डोजेस, 600 करोड़ डोजेस दी गई हैं, उसकी 80% हाई और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में दी गई हैं। और सबसे खतरनाक वैक्सीन अगर इनइक्वालिटी कहीं पे है तो वो अफ्रीका में। इन 600 करोड़ डोजेस में से केवल 2% डोजेस अफ्रीका में दी गई हैं। अफ्रीका में 3.5% से कम लोग हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड। इंडिया में भी ये नंबर 20% से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन उनके लोगों में 3.5% आबादी को भी अब तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है। तो अगर इंडिया कोवैक्स को वैक्सीन देता है तो ये वैक्सीन फाइनली अफ्रीका पहुंचेंगे, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। ओके, क्योंकि देखिए यहां पे इंडिया को अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना है। और वैसे भी जब हमने अपनी वैक्सीन प्रोवाइड करनी बंद कर दी तो चाइना अपनी साइनोवैक बेचने लगा। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि इंडिया की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को प्रमोट करने के लिए इंडिया की जो वैक्सीन एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ने जरूरी है। और चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ गई है, आगे आने वाले समय में कोवैक्सीन की बढ़ेगी, बायोलॉजिकल ई नाम की नई वैक्सीन आ गई है, स्पुतनिक बेच ही रहा है इंडिया में वैक्सीन। तो इन सब चीजों के चलते वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी इंडिया में अब कम नहीं होने वाली है ज्यादा। ओके, प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे। अब यूएस और जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस को काफी तेज कर चुके हैं। ओके,
अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बूस्टर डोज डेवलप कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको डोज अफ्रीका जैसी कंट्रीज और जो बाकी डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं वहां पे भी पहुंचानी चाहिए। वो अपनी आबादी के लिए इजराइल और यूएस जैसी कंट्रीज आप देखोगे कि बूस्टर डोज बनाने की बात कर, चूंकि उनके यहाँ पे तो मैक्सिमम कर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो बात यहां पे ये बताई जा रही है कि अगर आप ग्लोबल साउथ, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी पे नहीं लोगे तो वायरस सर्कुलेट करता रहेगा, और जब तक ये वायरस सर्कुलेट करता रहेगा तब तक नए म्यूटेंट्स आते रहेंगे और पूरी दुनिया अनसेफ रहेगी। तो ये सोच लेना कि भाई हमने अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन कर लिया और हमने अपने यहाँ पे बूस्टर डोज बना ली तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफ्रीका वाले भाड़ में जाएं मरे, उनसे हमको क्या लेना देना है। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आने वाली नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अगर बहुत ट्रांसमिसिबल था, रेजिस्टेंट था, तो डेल्टा वेरिएंट से भी डेडली म्यूटेंट आने के चांसेस है, और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि पूरी दुनिया की आबादी को आप वैक्सीनेट करो। और उसके लिए आपको ये जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वहां पे भी वैक्सीन भेजनी पड़ेगी, और वहां पे वैक्सीन देखिए जा नहीं रही है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंडिया डेफिनेटली एक्सपोर्ट करके ओवरऑल अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, और वो जरूरी भी है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, जूनियर काउंसिल। द बीजेपी इज बिल्डिंग अ न्यू लीडरशिप इन गुजरात दैट इज सबसर्विएंट टू द मोदी शाह कंबाइन। ये थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है कि इस बार जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना है गुजरात के अंदर, जिसको लीड कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, इस 25 मेंबर के काउंसिल में 9 लोग न्यू लेजिस्लेटर्स हैं, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर्स हैं। भूपेंद्र पटेल साहब खुद फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और इनके साथ 8 लोग फर्स्ट टाइम एमएलए हैं जो कि नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं। केवल 3 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास कोई प्रीवियस मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस था। 10 कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और 9 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज। 7 लोग पाटीदार कम्युनिटी के हैं, 4 लोग एसटी कम्युनिटी के, 2 एससी के, 8 ओबीसी कास्ट के। इस प्रकार के पोर्टफोलियो के थ्रू बीजेपी करने की कोशिश क्या कर रही है, या फिर टू बी प्रिसाइजली अमित शाह जी और मोदी जी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में ये बीजेपी के अगेंस्ट। 1998 से गुजरात के अंदर बीजेपी पावर में है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के राज के प्रति लोगों में गुस्सा आएगा, और उसके चलते विजय रूपानी साहब की सीएमशिप भी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। लोकल लेवल के लीडर्स विजय रूपानी साहब की बात नहीं सुन रहे थे, तो इसके चलते ये पावर चेंज किया गया। अगर आप देखो तो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं, जैसे नितिन पटेल, कौशिक पटेल, भूपेंद्र सिन्हा, चुदासमा, सौरभ पटेल। तो ये कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स थे। इनमें से किसी को भी इस बार पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, मिनिस्टर की पोस्ट नहीं दी गई है, क्योंकि शायद ये वो दिग्गज नेता हैं जो कि इंडिपेंडेंट बेसिस पे काफी कुछ कर सकते हैं गुजरात की पॉलिटिक्स में। और अगर गुजरात की पॉलिटिक्स पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का पूरा कंट्रोल चाहिए, तो ग्राउंड लेवल पे ऐसे मिनिस्टर्स की जरूरत है जो कि एलीट लीडरशिप की बात माने। ऐसे लीडर्स की जरूरत नहीं है जो कि ग्राउंड लेवल पे खुद के काबिलियत पे सब कुछ कर ले और उनको टॉप लीडरशिप की जरूरत ना पड़े। तो ओवरऑल चीजों को ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। हालांकि एक बैलेंसिंग एक्ट भी है, अलग अलग मेजर कास्ट और कम्युनिटीज के लोगों को इनफ यहाँ पे कैबिनेट में मेंबरशिप दी गई है। हालांकि कुछ और इमीडिएट चेंजेस भी किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरुषोत्तम सोलंकी। अब ये पहले जूनियर मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार में, इनकी काफी पकड़ है कोली कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन अभी के लिए इनको भी हटा दिया गया और कोली कम्युनिटी के 3 और लीडर्स को लेकर आया गया, लेकिन वो पुरुषोत्तम सोलंकी जितने आप कह सकते हो स्ट्रांग नहीं है। ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आप कह सकते हो जो काउंसिल में आए वो बहुत कोई दिग्गज नेता नहीं है, थोड़े बहुत ही जाने पहचाने हैं। तो जो नई लीडरशिप आई है, रिप्रेजेंटेटिव तो है, लेकिन इसमें वो पुराने दिग्गज नेता नहीं है। अब ये पुराने दिग्गज नेता किस हद तक इस लीडरशिप चेंज को मानेंगे, क्या किसी प्रकार का पुशबैक होगा टॉप लीडरशिप के अगेंस्ट, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ब्लूप्रिंट जो बताता है बीजेपी की गुजरात स्ट्रेटजी का, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ओवरऑल गुजरात की पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। रीजन बीइंग कि भाई देखिए, ये दोनों लोगों का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शुरू हुआ है गुजरात की पॉलिटिक्स से, और आगे आने वाले समय में अगर गुजरात के इलेक्शंस बीजेपी हार जाती है तो इट विल बी वेरी मच पॉलिटिकली डिफीटिंग फॉर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि गुजरात की लीडरशिप में, गुजरात में किसी भी हिसाब से इलेक्शन जीतना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे ऐसे मिनिस्टर्स नहीं चाहिए जो कि बीजेपी की हाई कमांड के अगेंस्ट क्वेश्चन करें। अगर बीजेपी की हाई कमांड के अगेंस्ट क्वेश्चन होगा ग्राउंड लेवल की बीजेपी लीडर्स के द्वारा, तो ओवरऑल पार्टी अंदर से कमजोर नजर आएगी और इससे इलेक्शंस में नुकसान हो सकता है। तो ये जो नई अप्रोच है ओवरऑल एक स्टेट की मशीनरी को सेंट्रलाइज तरीके से चलाने की, कितना यूजफुल होगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। एक हल्का सा अपडेट था तो मैंने आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर लिया।
और चलते हैं आज के अपने फाइनल आर्टिकल पे, व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड, सेंसस डाटा इन इंडिया आर लूजिंग देयर रेलेवेंस इन द डेवलपमेंटल एजेंडा। भाई देखिए, इंडिया कास्ट सेंसस की बात में बिजी है। आज की डेट में कास्ट सेंसस के ऊपर बहुत बातचीत हो रही है कि हाँ भाई कास्ट सेंसस आप कंडक्ट करो, लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि सेंसस जो मेन सेंसस है वो कंडक्ट नहीं हुआ 2021 का। अभी 2011 का सेंसस के बाद 2021 का सेंसस पे अभी बातचीत ही काम ही शुरू नहीं हो पाया है, जबकि इलेक्शन पूरे हुए हैं, बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं, ठीक है ना, टेंपल वगैरह में एंट्री भी एक समय पे, कुंभ मेला टाइप सब इवेंट हुए हैं, लेकिन आप देखो तो कास्ट सेंसस नहीं मतलब सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया, और उसके ऊपर से आप कास्ट सेंसस की बात करते हो। तो जो सेंसस है, और हालांकि आप जो सेंसस की जो कंपाइलेशन की एक्सरसाइज वो काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है, आप आराम से कोई रिजल्ट्स लेके आ सकते हो, क्वालिटी कवरेज सब कुछ इंप्रूव होगा, लेकिन सेंसस के ऊपर सरकार का फोकस नहीं जा रहा। उसके ऊपर से यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो पॉलिटिक्स कर करके बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस लेके आओ, कास्ट इन्यूमरेशन लेके आओ, तो ये कंफ्यूजन लेके आ रहा है। सबसे पहली बात तो हमको और हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए कि सेंसस करता क्या है। पॉलिसी मेकिंग में सेंसस का बहुत पोटेंशियल है। सेंसस का मतलब केवल ये नहीं है कि आप पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सेंसस में ऑटोमेटिकली सोशल और इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होती है उसको पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ लोकल लेवल पे भी बहुत सारे सर्वे करवाए जाते हैं, क्योंकि सेंसस तो हर 10 साल में होता है, छोटे मोटे सालाना सर्वे होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने PLFS का नाम सुना होगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये बस मैं एक सर्वे बताता हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बहुत से और सर्वेस कराता है। तो इस प्रकार के जो लोकल सर्वेज होते हैं, रीजनल सर्वेज होते हैं, वो काफी अच्छा आइडिया दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पद पाठी है इन सर्वेस की वो सेंसस के द्वारा ही तैयार की जाती है। सेंसस इज द मोस्ट, आप कह सकते हो कि ब्रॉड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी और एनी पर्टिकुलर रीजन। और हमारी देश की जो सरकारें हैं ना, वो सेंसस पे ध्यान ही नहीं दे रही हैं। सेंसस का सिग्निफिकेंस ही पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अगर सेंसस का डाटा कलेक्ट भी किया जाता है तो उसको प्रॉपर समय पे डिसेमिनेट नहीं किया जाता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको प्रॉपर तरीके से डिसेमिनेट कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2011 सेंसस में जो डाटा ऑन इंटरनल माइग्रेशन कलेक्ट किया गया था उसको पब्लिक के लिए लाइव ही नहीं किया गया। उसको पब्लिक के लिए लाइव किया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जब इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 रिलीज हुआ 2017 में। तो 2011 के सेंसस का डाटा आप इकोनॉमिक सर्वे 2017 में निकाल रहे हो, क्या मतलब है? अरे उस समय का डाटा उसी समय निकालो और उसको ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल करो, बट डाटा को यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाता है। अब डाटा को यहाँ पे क्यों नहीं रिलीज किया जाता? उसका रीजन ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस डाटा को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लग सकता है कि भाई सेंसस का ये पर्टिकुलर डाटा उनके लिए पॉलिटिकली डिफीटिंग या हार्मफुल हो सकता है, तो वो उसको रिलीज ही नहीं करेंगे। जबकि सही अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि आप उस डाटा को रिलीज करो और उस डाटा में जो भी कमियां पॉइंट आउट की गई हैं उन कमियों को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ पे डाटा ही रिलीज रोक दिया जाता है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो कि यहाँ पे गलत है। सेंसस डाटा को प्रॉपर तरीके से रिलीज किया जाना चाहिए, सही समय पे रिलीज किया जाना चाहिए, और उसके बेसिस के हिसाब से डिसीजन यहाँ पे होने चाहिए। छोटे मोटे लेवल के जो सर्वेज हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सेंसस को आप कैसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो? अभी कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन तो ये जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मतलब से इस्तेमाल करते हैं। तो कास्ट ये कम हो गई, धर्म तुम्हारा कम हो रहा है, धर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इस तरीके से प्रोवोकेटिंग बातें बोलो, जनता को बेवकूफ बनाओ, वोट खींचो। एक्चुअली में डेवलपमेंट के लिए जो डाटा कनेक्शन है वो होता नहीं है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सेंसस बेस्ड इंफॉर्मेशन इस चीज में मदद करती है कि पॉपुलेशन चेंज के डायनामिक्स को ये कैलकुलेट करती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में कितने चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल पिछले 10 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है। और जब सेंसस बेस्ड डाटा को अपडेट करते रहोगे ना, तो PLFS और बाकी जो सर्वेज हैं उनका जो फ्रेमवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि सेंसस ने अपने पोटेंशियल रेलेवेंस को लॉस्ट कर दिया, क्योंकि सेंसस का जो रेलेवेंस था वो पॉलिटिकल पर्पसेस को मीट नहीं कर पाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी सेंसस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देती नहीं है। अगर सेंसस कंडक्ट भी होता है तो उसका डाटा बहुत लेट रिलीज होता है, जबकि उसके डाटा को प्रोएक्टिवली रिलीज करना चाहिए ताकि पॉलिसी मेकिंग में उसको तुरंत इम्बाइब किया जा सके, बट ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। और चूंकि डाटा लेट आता है तो साइंटिफिक कम्युनिटी के पास भी बहुत कम समय दिखता है। अगर डाटा प्रोएक्टिवली आ जाए तो साइंटिफिक कम्युनिटी उस डाटा को डिसिफर करके कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स दे, कुछ अच्छे इनपुट्स दे, जिसको इंप्लीमेंट करके हाँ भाई ग्राउंड लेवल पे चीजों को बदला जा सके, बट ये सब कुछ होता नहीं है। तो इंटर सेंसल और पोस्ट सेंसल इंफॉर्मेशन दोनों बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारा इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसस से पहले की इंफॉर्मेशन और सेंसस से बाद की इंफॉर्मेशन और सेंसस बनाते वक्त की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरत होती है।
इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स निकल के आते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फेरेंसेस निकल के आते हैं, लेकिन वो तब निकल के आएंगे जब आप प्रॉपर तरीके से डाटा को पब्लिश करोगे, और वो हो नहीं पाता है। प्लस जो सर्वे बेस्ड डाटा होते हैं ना, वो सर्वे बेस्ड डाटा में जो बायसेस हैं, एरर्स हैं, रिप्रेजेंटेशनल इश्यूज हैं, वो काफी हद तक सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं अगर सेंसस प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रहा है, क्योंकि सेंसस के ऑब्जर्वेशंस और स्टैटिस्टिक्स को ही इस्तेमाल करके ये सर्वेज अपना डाटा पब्लिश करेंगे। फिर सेंसस बेस्ड इंफॉर्मेशन में चीज़ों को सेग्रीगेट कैसे किया जाता है, रेजिडेंस के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हिसाब से, शेड्यूल्ड कास्ट के हिसाब से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हिसाब से, और ये डिसएग्रीगेशन रीजन वाइज होता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो कास्ट सेंसस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रीजन वाइज अलग अलग कम्युनिटीज के जो भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स उनको पता कर सकते हो, पॉलिसी बना के उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इससे पॉलिटिकल पर्पस पूरा नहीं होगा। पॉलिटिकल पर्पस तो पूरा ये होगा ना कि ये पाटीदार कम्युनिटी, ये ब्राह्मण कम्युनिटी, ये राजपूत कम्युनिटी, इसका वोट चाहिए तो उसके लिए यहां कर दो, वो वहां कर दो। इस प्रकार की पॉलिटिक्स तो कास्ट सेंसस में ही हो सकती है, और यही चीज यहाँ पे की जा रही है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसएग्रीगेशन जो कि सेंसस में होता है, इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। अलग अलग हेड्स के अंदर देखिए, आई होप एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसएग्रीगेशन आपको समझ में आ गया हो। मतलब अलग अलग हेड्स के अंदर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, यही होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ डिसएग्रीगेशन, और फिर इस इंफॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेना। दिस इज एक्चुअली नॉट बीइंग डन। और अगर आप कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिसएग्रीगेशन कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप पेट्रोनेज के एनवायरमेंट को लेके आ रहे हो, क्लाइंटलिज्म के एनवायरमेंट को लेके आ रहे हो, और एक लिमिट से ज्यादा इन पॉइंट्स पे अगर आप डिसएग्रीगेशन करते हो, सेग्रीगेशन करते हो, तो आपको देश तोड़ने वाली बात ही कर रहे हो। तो ये है भाई आपका कास्ट सेंसस से रिलेटेड कुछ कमियों को यहाँ पे बताया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करने अगर कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।